हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। बीएड थर्ड सेमेस्टर में ये आपका पेपर सेकंड रहेगा। और अगर मैं बात करूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका पेपर 3 रहेगा। सब्जेक्ट कॉमन है, टॉपिक्स कॉमन है, सिलेबस कॉमन है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि कानपुर में ये थर्ड सेमेस्टर में पेपर 2 है और लखनऊ में पेपर 3 है, इतना फर्क है। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसको हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। इसकी 10 क्लासेस हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 11 रहेगी, यानी 11 नंबर क्लास रहेगी है। इससे पहले जो 10 क्लासेस हो चुकी हैं, वो अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत। आज हम लोग समझेंगे परामर्श प्रक्रिया जो होती है, जो काउंसलिंग प्रोसेस चलता है इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांतों को समझते हैं। इससे पहले हमने परामर्श को समझा था प्रॉपर्ली कि आखिर परामर्श है क्या और परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ परामर्श की आवश्यकता होती है। आज हम समझेंगे परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। और ये हमारी यूनिट नंबर 3 रहेगी, जिसको आज फिनिश करेंगे। हम पहले परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांतों को समझेंगे, सिद्धांत के बाद इसके पद को समझेंगे, फिर परामर्श की प्रविधियां कौन कौन सी, टेक्निक्स क्या होती हैं वो समझ। आज आप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, परामर्श के प्रकार। इस तरीके से इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 देखिए, मैकडेनियल और सैफ्टल के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तो लोकतंत्री आदर्शों का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि परामर्श के सिद्धांत लोकतंत्री आदर्शों पर आधारित है। व्यक्ति को परामर्श प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं के समाधान का निर्णय लेने योग्य बनाना है। यानी कि जो व्यक्ति आपके पास परामर्श प्रार्थी आया है, आप उसको इस योग्य बना दो कि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढ सके, अपने लिए बेहतर डिसीजन वो खुद ले सके। परामर्शदाता जो है यानी कि परामर्श देने वाला जो प्रार्थी है, परामर्श चाहने वाला, पर निर्णयों को थोपता नहीं है। यानी कि आप अपना डिसीजन उस पर थोप नहीं सकते, जबरदस्ती अपना डिसीजन नहीं दे सकते कि तुम्हें यही करना चाहिए, अगर तुम यही करोगे तभी जो है इस काम में सफलता मिलेगी, अन्यथा ये काम तुम्हारा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम जो है उस पर थोपेंगे नहीं, हम उसको सलाह दे देंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। डिपेंड उस पर करता है कि वो आपकी सलाह को मानता है कि नहीं मानता है ना। जैसे हमने कह दिया कि आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए और इस तरीके से कॉपी लिखनी चाहिए, अब आप उस बात को मानो या ना मानो, ये आप पर डिपेंड करता है। बल्कि इस योग्य बनाता है कि वह सही निर्णय स्वयं ले सके, बल्कि वो थोपता नहीं है अपने डिसीजंस, वो इस योग्य बना देता है कि जो परामर्श जो सलाह लेने आया है वो अपना डिसीजन खुद ले ले। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृत के सिद्धांत के अनुसार सेवार्थी के व्यक्तित्व को समझा जाए और उसके अधिकारों को पूर्ण सम्मान प्रदान किया जाए। सेवार्थी की समस्या किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, परिवार, समाज या शिक्षा। उसकी जो समस्या है किसी भी क्षेत्र से हो सकती है संबंधित। सेवार्थी किसी भी क्षेत्र से संबंधित समस्या से ग्रसित हो सकता है। परामर्शदाता को पहले उसके विचारों को सुनना और समझना चाहिए। कोई आया आपके पास परामर्श प्रार्थी, उसने अपनी थोड़ी बात कही या थोड़ा बहुत अपने बारे में बताया, आप पता लगे अपना शुरू हो गए उसको ज्ञान देना। ऐसा नहीं, आप पहले बहुत अच्छी तरीके से गहराई से उसके विचारों को सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसको परख लीजिए, उसके व्यक्तित्व को समझ लीजिए, उसके आधार पर फिर आप उसको परामर्श दें। सम्मान का सिद्धांत का क्या है कि जो परामर्श प्रार्थी आपके पास आया है आप उसको पूरा सम्मान दें। इसके अंतर्गत सेवार्थी के विचारों, भावनाओं, समस्याओं को स्वीकार करते हुए उसे आदर सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी उसके विचार हैं, जो भावनाएं हैं, आप उसका मजाक नहीं बनाएंगे, खिल्ली नहीं उड़ाएंगे उसकी, हंसेंगे नहीं उसके विचारों पर, उसकी भावनाओं पर, उसकी समस्याओं पर, बल्कि आप उनका सम्मान करेंगे। सेवार्थी जब परामर्शदाता के पास अपनी समस्या समाधान के लिए जाता है तो वो उम्मीद रखता है कि परामर्शदाता उसकी समस्या को सुने, विचारों को समझे और उसका आदर करे, ना कि उसकी समस्याओं पर, उसकी भावनाओं का मजाक बनाए। सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग,
परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत सीखने का सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परामर्श के माध्यम से छात्रों में अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। जो लर्निंग प्रोसेस है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। व्यक्ति के साथ सोचने का सिद्धांत ये कहता है, परामर्श व्यक्ति के साथ सोचने पर बल देता है। किसके लिए सोचना और क्यों सोचना, इन दोनों में अंतर आवश्यक है। भाई आप किसके लिए सोच रहे हैं और आखिर क्यों सोच रहे हैं। जब क्यों लग जाता है तो उसके पीछे कारण आ जाता है। जब क्यों लगा होगा तो आप कारण तक पहुंचेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों में अंतर है। परामर्शदाता का ये काम है कि सेवार्थी के आसपास के सभी कारकों के बारे में सोचे और उसकी समस्या के संबंध में जो सेवार्थी आया है उसके साथ मिलजुल करके काम करें। तो ये हमारे कुछ परामर्श की जो प्रक्रिया होती है, जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसके कुछ सिद्धांत हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। बाकी आपको बताते चले कि बीएड थर्ड सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स हैं, आपका एग्ज़ाम इस बार जल्दी होने को है। पिछली बार एग्ज़ाम आपका मार्च में हुआ था। ठीक है, इस बार एग्ज़ाम मार्च में ना जा करके जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होगा और डेट तो आ रही दिसंबर की। अब देखो क्या होता है, ऑफिशियली डेट नहीं आई है। हालांकि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी होगा। ओके, तो अपनी तैयारी पूरी रखिए और मजबूत बने रहिए। टॉपिक्स क्लियर कीजिए, क्वेश्चन आंसर पढ़ते रहिए। ठीक है, किसी भी दिन डेट आ सकती है और आपको एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा पेड कंटेंट नहीं लिया है तो फटाफट से जो नंबर है 9628182649, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पेड का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है और उसके बाद आपको मतलब टॉपिक वाइज कंटेंट, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सारा मटेरियल आपको एक जगह प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो 9628182649 इस नंबर पे फटाफट मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं, चाहे आप लखनऊ से हो या कानपुर से हो, यानी कि यूनिवर्सिटी आपकी लखनऊ हो या फिर कानपुर हो। परामर्श प्रक्रिया के विलियमसन और डार्ले ने निम्नलिखित 6 पदों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 6 स्टेप्स हैं। उसके कितने स्टेप्स बताए हैं? 6 स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1 तो एनालिसिस होता है। ये वो प्रोसेस है जिससे जो भी फैक्ट्स हैं उनका संकलन किया जाता है ताकि विद्यार्थी का अध्ययन किया जा सके, यानी कि आप उसके विचारों, भावनाओं, समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे और फिर उस पर एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? उस पर आप एनालिसिस करेंगे। संश्लेषण में इस पद में एकत्रित की गई जो भी जानकारी है आप उसको जोड़ेंगे, आप उसको संगठित करेंगे। ठीक है, आपको जो भी जानकारी दी गई, कुछ जानकारी यहाँ की वहाँ की या इसके बारे में उसके बारे में, फिर आप उसको कड़ी से कड़ी मिलाएंगे, यानी कि उसको संगठित करेंगे। फिर आप डायग्नोसिस की तरफ बढ़ेंगे। डायग्नोसिस मतलब होता है इस पद में समस्या के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। सबसे पहले ये जाना जाता है व्हाट आर द रीजंस, आखिर इसके रीजंस क्या हैं, फिर उसके बाद पहुंचा जाता है उनके कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर। और फिर होता है पूर्व अनुमान। निदान के उपयोग के बारे में कथन देने को पूर्व अनुमान कहते हैं। परामर्शदाता और प्रार्थी द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदमों, यानी कि अब इसको कैसे सॉल्व होगा ये, उसके लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो हमारा परामर्श में आता है। फिर आता है अनुवर्तन, फॉलोअप। परामर्शदाता की सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने या नई समस्याओं के हल में विद्यार्थी की सहायता करने के प्रयास इस पद में शामिल रहते हैं। तो ये कुछ पद होते हैं। आज हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। परामर्श प्रक्रिया के पद में आपका विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्व अनुमान, परामर्श और अनुवर्तन आता है। अब बढ़ेंगे कि परामर्श की प्रविधियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग समझिए। इसमें क्या होता है कि परामर्श प्रविधियों का अध्ययन कई दृष्टिकोण से किया जा सकता है। परामर्श का काम इतना जटिल है कि प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक ऐसे अवसर आते हैं जहां एक ही प्रविधि कारगर सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि आप एक टेक्निक हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक टीचिंग मेथड हर सब्जेक्ट में नहीं लगा सकते, हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, अलग अलग जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको आप अलग अलग तरीके से हल करेंगे। हर सब्जेक्ट की अलग विधि कह सकते हैं, आप लगा सकते हैं। अतः परामर्श कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए समस्या और जो सेवार्थी आया है उसको ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विधि का प्रयोग करना पड़ता है।
परामर्श की प्रविधियां निम्नलिखित हैं, जैसे जो परामर्शकार में उपबोधक को सरल बना सकती है। नंबर 1 तो होती है मौन धारण प्रविधि। क्या होती है? मौन धारण प्रविधि। इसमें क्या है? साइलेंस टेक्निक में जब परामर्श देने वाला परामर्श लेने वाले की समस्या या बातचीत को, उसके विचारों को चुपचाप बिना कोई टिप्पणी किए ध्यानपूर्वक सुनता है, तो इसे मौन धारण प्रविधि कहते हैं। मान लीजिए आप हमारे पास आए हैं अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर के, अब जब हम आपकी बातों को, आपके विचारों को बहुत ध्यान से चुपचाप सुनते जा रहे हैं, ठीक है, पहले हम मतलब ये सोच के कि जो भी कुछ है आप पहले बोल लें, है ना, तो वहां से क्या है कि सामने वाला अपना पूरा दिल खोल के जो भी होती बात कह देता है। ये होती है मौन धारण प्रविधि, जिसमें सामने वाला सिर्फ सुनता है, वो मतलब बीच में आपको इंटरफेयर नहीं करता, टोकता नहीं है, रोकता नहीं है। स्वीकृत प्रविधि में क्या होता है? इस प्रविधि में परामर्शदाता सेवार्थी के द्वारा अपने विचार या दृष्टिकोण प्रकट करते समय ठीक है, अच्छा है आदि शब्दों का प्रयोग करके उसके विचारों और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बात कह रहे हैं तो हम सिर्फ सुनते ही ना रहें, हम बीच बीच में ये भी बोले, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा ठीक है, अच्छा उसने ये भी बात कही थी, अच्छा। इसका मतलब है कि हम आपकी बातों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ये होती है स्वीकृत विधि। पुनरावृत्ति प्रविधि रेस्टेटमेंट टेक्निक होती है। पुनरावृत्ति प्रविधि में परामर्शदाता सेवार्थी के कथन को दोहराता है ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि परामर्शदाता सजग है, यानी कि जो सामने बात कह रहा है आप उसके कुछ पॉइंट्स को जो है रिपीट कर दें। क्या कर दें? रिपीट कर दें। जैसे आपने बताया कि उसने मेरे से बोला कि आओ चलो मार्केट चलते हैं, अच्छा उसने ये कहा कि मार्केट चलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। मान्यता प्रदान की प्रविधि। मान्यता प्रदान की प्रविधि का मतलब ये है सेवार्थी परामर्श के समय अपनी समस्या से संबंधित अनेक तथ्य और विचार परामर्शदाता के समक्ष प्रस्तुत करता है। परामर्शदाता सेवार्थी के तथ्यपूर्ण विचारों को बीच बीच में मान्यता प्रदान करनी चाहिए। विश्लेषण प्रविधि। विश्लेषण प्रविधि में सेवार्थी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों, समस्याओं और उनसे संबंधित तथ्यों का परामर्शदाता के द्वारा विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। फिर है परित्याग विधि। परामर्शदाता कभी कभी सेवार्थी के विचारों को दोषपूर्ण मानता है कि उनमें कुछ कमी है। ऐसी परिस्थिति में परामर्शदाता के पास ऐसे विचारों का परित्याग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। अगर दोषपूर्ण विचार हैं उनके तो आप फिर उनको हटा दो, साइड में कर दो उन विचारों को, उन पर ज़्यादा ध्यान न दे करके। एश्योरेंस टेक्निक जो होती है, इसमें परामर्शदाता सेवार्थी के जो भी कथन है उनको स्वीकार करता है और साथ ही साथ उनका अनुमोदन भी करता है। ऐसा करने से परामर्शदाता में सेवार्थी का विश्वास बढ़ेगा और परामर्शदाता से संपर्क स्थापित करने के लिए भी वो उत्सुक रहेगा। तो ये कुछ प्रविधियां हैं, परामर्श की प्रविधियां हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। इसके बाद हम निर्देशीय परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श पढ़ेंगे। फिर मुझे लगता है थोड़ी देर बाद ही आपकी यूनिट भी, नहीं अभी बहुत है समन्वित परामर्श, फिर यूनिट ये ख़त्म हो जाएगी। आइए आते हैं पॉइंट पे। अब आता है हमारा परामर्श के कुछ प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं परामर्श के? देखिए, परामर्श प्रक्रिया की प्रकृति को देखते हुए और परामर्शदाता की भूमिका को देखते हुए परामर्श साहित्य में परामर्श की 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं। नंबर 1 तो निर्देशीय या परामर्शदाता, जिसमें केंद्रित या नियोजक परामर्श, अनिर्देशीय या प्रार्थी केंद्रित या अनुमत परामर्श, समन्वित परामर्श। 3 चीज़ें हो गई। ओके, अब इसमें जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे निर्देशीय या परामर्श केंद्रित या नियोजक परामर्श की। आइए इसको समझते हैं, पहले पॉइंट को समझते हैं। देखिएगा, इस विचारधारा या प्रविधि के जो प्रवर्तक है वो विलियमसन है। कौन है? विलियमसन। इस प्रकार के परामर्श को परामर्शदाता केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। इसमें जो परामर्श देने वाला है उसको बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाता है और जो परामर्श लेने वाला है उसको सेकेंडरी स्थान होता है, उसका गौण स्थान होता है। इस पद्धति में परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करने का उत्तरदायित्व तो परामर्शदाता का होता है, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आप खुद सॉल्व करें, ठीक है, उसको आप खुद सॉल्व करें। परामर्शदाता ही परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को प्राप्त करता है, उनका हल निकालता है,
उनके कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और फिर उसका निदान भी करता है, और लास्ट में परामर्श प्रार्थी को उपचारात्मक निर्देश देता है। इस प्रकार के परामर्श के अंतर्गत परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी का पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करने का काम करता है। ये हो गया निर्देशीय परामर्शदाता। निर्देशीय या परामर्शदाता केंद्रित या नियोजक परामर्श। फिर जो निर्देशीय परामर्श है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इस प्रक्रिया में परामर्शदाता की मुख्य भूमिका निभाता है, वो परामर्शदाता जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, वो प्रार्थी को सलाह देता है कि इस प्रक्रिया में केंद्र बिंदु व्यक्ति नहीं बल्कि समस्या है, यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम को सेंटर में रख करके काम किया जाता है, इसीलिए इसकी क्वालिटी और बढ़ जाती है। प्रार्थी परामर्शदाता के अधीन काम करता है, ना कि उसके साथ में। इस परामर्श में जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वे प्रत्यक्ष, प्रभावी और व्याख्यात्मक होती हैं। परामर्श व्यक्ति के व्यक्तित्व के संवेगात्मक पक्ष की बजाय उसके बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है, यानी कि उसके जो है कि कॉग्निटिव की अपेक्षा उसका जो मेंटल है उस पर वो ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, ये निर्देशीय परामर्श की कुछ विशेषताएं हैं। अब निर्देशीय परामर्श की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। क्या सीमाएं हैं, समझिए इसको। इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्रार्थी अधिक निर्भर होता है, क्योंकि भाई वो पूरी तरीके से सामने वाले पर डिपेंड है, परामर्शदाता पर डिपेंड है, तो इतना भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये इसका एक अवगुण है, या यूँ कहें कि इसकी लिमिटेशन है। और वो कुसमायोजन की नई समस्याओं का समाधान करने के भी अयोग्य होता है। जो वो उसकी जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है उसको भी वो फुल्ली जो है सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि प्रार्थी परामर्शदाता से कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाता। ये उत्तम और प्रभावी निर्देशन नहीं माना गया है। जब तक व्यक्ति स्वयं के अनुभवों द्वारा कुछ दृष्टिकोणों या अभिवृत्तियों का विकास नहीं कर लेता, तब तक वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। भाई इसमें आप खुद उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो उसके अंदर तो कोई भी क्वालिटी आपने डेवलप नहीं की, आपने उसको इस योग्य नहीं बनाया कि वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, है ना। तो इसलिए भी ये बहुत अच्छा नहीं है। परामर्शदाता प्रार्थी को भविष्य में गलतियों को करने से बचाने में असमर्थ रहता है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर ये बार गलती हुई तो आगे ना करे, वो हो सकता है फ्यूचर में 4 दिन बाद फिर वही उस गलती को दोहरा दे, तो ये भी बात ठीक नहीं है। आप उसको ऐसा बनाओ कि इन फ्यूचर वो दोबारा इस तरीके की गलती ना करे। विद्यार्थी के बारे में जानकारी का अभाव रहता है, जिससे गलत परामर्श भी, क्योंकि आप उसके पूरी तरीके से गहराई तक नहीं समझ पाते, उसका बैकग्राउंड नहीं समझ पाते। ठीक, आर्थिक स्थिति क्या है, किस बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आता है, कौन है, बहुत ज़्यादा जानकारी न लेते हुए आप उसको सलाह देते हैं, तो इस वजह से कुछ और समस्याएं हो सकती हैं। ये अब निर्देशीय परामर्श की सीमाएं हो गई, ये विशेषताएं हो गई। अब इसके कुछ लाभ हैं। लाभ क्या क्या है, देखिए, ये विधि समय की दृष्टि से बहुत लाभकारी मानी गई है। इसमें समय की बहुत बचत होती है। इस प्रकार के परामर्श में समस्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अच्छी बात है। परामर्शदाता प्रार्थी को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, क्योंकि बात आमने सामने बैठ करके हो रही है। अगला पॉइंट कहता है कि परामर्श व्यक्ति के व्यक्तित्व के संवेगात्मक पक्ष की अपेक्षा बौद्धिक पक्ष पर बल देता है। इस प्रक्रिया में परामर्शदाता प्रार्थी की सहायता के लिए शीघ्र ही उपस्थित हो जाता है, जिससे प्रार्थी को प्रसन्नता होती है। ये भी अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। तो ये हमने निर्देशीय परामर्श को अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे अनिर्देशीय परामर्श की, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की। इसमें क्या है, देखिए समझिए। पहला पॉइंट कहता है, देखिए, इस विचारधारा के प्रवर्तक जो हैं वो कार्ल रॉजर्स हैं, अनिर्देशीय परामर्श के। इस प्रकार के परामर्श को परामर्श प्रार्थी केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो परामर्श प्रार्थी है, जो सलाह लेने आया है, उसको केंद्र में रखा जाता है, उसको केंद्र में रखा जाता है। इससे पहले जो हम निर्देशीय पढ़ रहे थे उसमें प्रॉब्लम को सेंटर में रखा गया था, अनिर्देशीय में प्रार्थी को सेंटर में रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। परामर्श प्रार्थी केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। इस प्रकार के परामर्श के अंतर्गत या परामर्श प्रार्थी या परामर्श प्राप्तकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेता है और परामर्शदाता को गौण स्थान प्राप्त, यहाँ पे पासा पलट जाता है। यहाँ पे जो परामर्शदाता है उसका गौण स्थान है और परामर्श प्रार्थी का प्रथम स्थान है।
इस प्रकार के परामर्श से परामर्श प्रार्थी ही ज़्यादातर बोलता है और परामर्शदाता अधिकतर उदासीन रहता है, बहुत कम बोलता है। ओके, इसमें परामर्श प्रार्थी अधिकतर अपनी समस्याओं का समाधान खुद करता है। इसमें जो परामर्श प्रार्थी है वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद करता है और उनकी पूर्ति के लिए स्वयं योजना प्लान भी खुद तैयार करता है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता कोई निर्णय नहीं लेता, वो डिसीजन लेता नहीं है, ठीक है, बल्कि ये परामर्श प्रार्थी में खुद अपने आप निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करता है। क्योंकि पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें खुद जो है परामर्शदाता वो खुद जो है सॉल्यूशन दे रहा था, उसको ढूंढ करके सॉल्यूशन दे रहा था, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन दे करके देता नहीं है। अच्छी बात यह है कि परामर्श प्रार्थी के अंदर वो क्वालिटी डेवलप कर देता है जिससे डिसीजन वो खुद ले पाए, सॉल्यूशन खुद जो है हल निकाल पाए। अनिर्देशीय परामर्श में निर्णय लेना, योजना बनाना, उस योजना का अनुकरण करना आदि सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करना परामर्श प्रार्थी के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको समझना होगा कि इनमें ये डिफरेंस क्या है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कहता है, देखिए समझिए इस बात को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये प्रार्थी केंद्रित परामर्श है। इसमें जो प्रार्थी है हमने बताया पहले ही, उसको सेंटर में रखा जाता है। इस परामर्श प्रचारधारा में परामर्शदाता सबसे अधिक जो है निष्क्रिय रहता है, पैसिव रहता है। व्यक्ति जैसा है वैसे उसे वैसा ही स्वीकार किया जाता है और अपने किसी भी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने में वो स्वतंत्र है। प्रार्थी का व्यवहार संवेगात्मक रूप में अधिक परिपक्व माना जाता है और प्रार्थी केंद्रित परामर्श में परामर्शदाता का सामान्य लक्ष्य होता है प्रार्थी के स्वयं के संगठन और कार्यशीलता में परिवर्तन लाना। इस परामर्श की विचारधारा निर्देशीय परामर्श के बिल्कुल उल्टी है। मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है, पासा पलट गया है। इस परामर्श में संपूर्ण उत्तरदायित्व तो प्रार्थी या व्यक्ति पर ही होता है, ठीक है, क्योंकि डिसीजन उसी को लेना है, निर्णय उसी को लेना है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसमें कुछ दोष भी हैं, हम कह सकते हैं। दोष क्या हैं? यह परामर्श मनोविश्लेषण की तरह गहरा नहीं होता। परामर्शदाता को लचीलेपन की आज्ञा का अभाव भी इस परामर्श की एक कमी है, क्योंकि जो है कि उसके अंदर लचीलापन नहीं है, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता है ना, खुद सॉल्यूशन नहीं दे सकता। प्रार्थी केंद्रित परामर्श सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सी परामर्श परिस्थितियां सफलतापूर्वक नहीं हो पाती हैं। प्रार्थी के साधनों, निर्णयों, बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। सभी समस्याएं केवल बोलकर ही हल नहीं हो सकती। ये सभी स्कूलों में संभव नहीं, क्योंकि परामर्शदाता को कई विद्यार्थियों को देखना होता है। ऐसे हम इतनी जल्दी कैसे सबको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे। कई बार परामर्शदाता की निष्क्रियता से प्रार्थी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में झिझक भी महसूस करता है, तो खुल कर के नहीं बोल पाता है, तो ये भी समस्याएं रहती हैं। अच्छा, इसका कुछ प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है, इस विचारधारा से प्रार्थी में समस्या समाधान की योग्यता उत्पन्न होना निश्चित है, चाहे ये प्रक्रिया धीमी ही क्यों ना हो, लेकिन ये जो योग्यता उत्पन्न हो जाती है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी चीज़ है। प्रार्थी केंद्रित विचारधारा होने के कारण अन्य अनावश्यक गतिविधियों और परीक्षणों आदि से बचाव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आपको जो है कोई भी अगर हम अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं, हम अपनी तरफ से आपको रास्ता बताते हैं, तो उसके लिए हमें आपको टेस्ट करना पड़ेगा, है ना, जांचना पड़ेगा आपको, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये विचारधारा समस्या को प्रार्थी के अचेतन मन के स्तर से चेतन मन के स्तर पर लेकर आती है और तनाव से मुक्त करती है। इस प्रकार का परामर्श बहुत लंबी अवधि तक के लिए अपने प्रभाव छोड़ता है। तो इस तरीके से अनिर्देशीय परामर्श के कुछ लाभ भी हैं। अब हम चलेंगे समन्वित परामर्श की तरफ। समन्वित परामर्श की विशेषताएं, सीमाएं पढ़ेंगे, फिर ये क्लास हमारी एंड हो जाएगी। समन्वित परामर्श क्या होता है, और ये जो कंटेंट आप देख पा रहे हैं, ये सेम कंटेंट आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो कि बहुत बेस्ट रहता है आपके लिए। आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। समय आपके पास बहुत कम बचा है। ओके, चलिए आते हैं पॉइंट पे। समन्वित परामर्श के प्रचारक और प्रवर्तक कौन हैं, ये ध्यान रखना होगा आपको कि किस परामर्श के प्रवर्तक या विचारक कौन है। समन्वित परामर्श विधि
निर्देशीय और अनिर्देशीय परामर्श का मिश्रित रूप है। ठीक है, जो निर्देशीय था, है ना, जिसमें जो परामर्शदाता है वो एक्टिव है और दूसरे में वो गौण है, यहाँ पे मिश्रित रूप देखने को मिलेगा। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता निर्देशीय परामर्श की तरह ना तो सक्रिय होता है, ना तो वो अनिर्देशीय परामर्श की तरह पूरी तरीके से उसका गौण स्थान है। वो इन दोनों विधियों के बीच के मार्ग को अपनाता है। समन्वित परामर्श विधि के अंतर्गत परामर्शदाता सबसे पहले परामर्श प्रार्थी की समस्या और व्यक्तित्व का अध्ययन करता है। उसके पश्चात वो उस विधि को चुनता है जो उस प्रार्थी के लिए अधिक उपयोगी होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ एवं समन्वयपरक विधियों का प्रयोग किया जाता है। परामर्श के शुरू में प्रार्थी की सक्रियता वाली प्रविधियों का प्रयोग अधिक होता है। इसमें परामर्शदाता निष्क्रिय होता है, पैसिव रोल होता है उसका, या कह दे गौण स्थान हो गया। इसमें कार्यकुशलता एवं उपचार प्राप्त करने को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। इसके प्रयोग में अल्प व्यय के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है, कम से कम खर्च। प्रार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाता है कि आखिर उसकी नीड क्या है, कि निर्देशीय विधि का प्रयोग किया जाए या अनिर्देशीय विधि का कौन सा मेथड अपनाएं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि क्या कहना है, कहना ये है कि परामर्श का ये प्रकार अस्पष्ट और अवसरवादी है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें मिक्स हैं और दोनों निर्देशीय अनिर्देशीय प्रकार के परामर्शों को मिश्रित नहीं किया जा सकता। इसमें ये भी प्रश्न उठता है कि प्रार्थी को कितनी स्वतंत्रता प्रदान की जाए, भाई कितनी छूट दी जाए, इसके बारे में कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता, इसलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इन तीनों परामर्श को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो क्लास हमारी रहेगी उसमें हम यूनिट 4 को कवर करेंगे। ठीक है, और जो नंबर आप देख पा रहे हैं इसमें आपके स्क्रीन पे, इस नंबर पे फटाफट मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। कुछ फीस आपको पे करनी होगी। कंप्लीट कंटेंट आपको, टॉपिक वाइज कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs सब मिल जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।